दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक रूस अब पेट्रोल आयात कर रहा है। यह यूक्रेन के प्रतिबंधों के कारण हुआ। पिछले 2 महीनों से यूक्रेन इन रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तेल रिफाइनरियों और डिपो पर हमलों को सबसे प्रभावी प्रतिबंध बताया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में ईंधन की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। यह सब क्रेमलिन के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। रूस की पुरानी रिफाइनरियों, भारी प्रतिबंधों, जरूरी विदेशी उपकरणों की रोक और यूक्रेनी ड्रोन हमलों की लगातार लहरों के संयोजन ने रूस की अपनी ईंधन उत्पादन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक ऐसा देश जो तेल के समुद्र पर बैठा है कभी खाली पेट्रोल पंपों का सामना कर सकता है, लेकिन यही इस समय हो रहा है। आम रूसी नागरिकों को अब पेट्रोल के लिए 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, और तब भी उन्हें उंगलियां पार करके उम्मीद करनी पड़ती है कि उनके स्थानीय पेट्रोल पंप पर अभी पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यह कैसे संभव है कि रूस, जो एक तेल महाशक्ति है, अचानक खुद को पेट्रोल की कमी में पा रहा है? देखिए, जमीन से कच्चा तेल निकालना और उसे असल में इस्तेमाल करने लायक ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल में बदलना, इन दोनों में फर्क है। तेल पहली बार निकलने पर वह हाइड्रोकार्बन का कच्चा, गाढ़ा और अनुपयोगी मिश्रण होता है। कार या हवाई जहाज में ईंधन भरने से पहले वह खास रिफाइनरियों से गुजरता है। अमेरिका में 42 गैलन कच्चे तेल के बैरल से लगभग 19-20 गैलन पेट्रोल, 11-13 गैलन डीजल और 3-4 गैलन जेट ईंधन मिलता है। मोटे तौर पर कहें तो आधा बैरल कारों को चलाने में इस्तेमाल होता है, 1/4 ट्रकों और जनरेटरों के लिए जाता है और बाकी हिस्सा विमानन और अन्य उत्पादों के लिए होता है। कच्चा तेल ऐसे ही काम करता है। रूस कितना भी ज्यादा उत्पादन करे, फर्क नहीं पड़ता। हर दिन उनकी रिफाइनरियां जितना तेल प्रोसेस कर सकती हैं, उस पर हमेशा एक सख्त सीमा होती है। रूस की असली दिक्कत रिफाइनिंग क्षमता की कमी नहीं, बल्कि यह है कि वे सारी क्षमता कुछ बड़े प्लांट्स में लगा रहे हैं, जिससे वे खुद को आसान निशाना बना रहे हैं। और यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि कहां वार करना है जिससे सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो रूस के पास लगभग 30 बड़ी रिफाइनरियां हैं, जिनमें से ज्यादातर देश के घनी आबादी वाले पश्चिमी हिस्सों में या प्रमुख निर्यात मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इन संयंत्रों तक विशाल पाइपलाइनों से साइबेरिया के तेल क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूर से कच्चा तेल आता है। पिछले महीने तक रूस की करीब 38% रिफाइनिंग क्षमता 3,38,000 टन प्रतिदिन बंद थी। यह अब तक की सबसे अधिक बंदी दर थी, जिसने अगस्त में दर्ज 23% के पिछले उच्च स्तर को भी पार कर लिया। इस गिरावट के कारण हर महीने लगभग 40,000 टन ईंधन की कमी हो गई, जो पूरे देश की खपत का लगभग 5वां हिस्सा है। तो हाँ, रूस के पास कच्चे तेल की भरमार हो सकती है और उनके निर्यात के आंकड़े भी बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर आम रूसी लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन ही नहीं भरवा सकते। पेट्रोल पंप खाली हो रहे हैं इसलिए नहीं कि रूस के पास तेल की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास अब इतने काम करने वाले रिफाइनरी नहीं बचे हैं जो उस तेल को किसी भी तरह से उपयोगी चीज में बदल सकें। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि रूस तेल पर कितना निर्भर है, और वो ये भी जानते हैं कि रूस की विशाल सेना का सीधे सामना करना आत्महत्या जैसा होगा। रूसी रणनीतियां पुरानी हों, फिर भी यूक्रेन के पास पारंपरिक युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त सैनिक या हथियार नहीं हैं, तो उन्होंने खुद को ढाल लिया है। 2024 की शुरुआत से यूक्रेन ने टैंकों या सैन्य ठिकानों के बजाय अब रूस की युद्ध मशीन की जीवन रेखा रिफाइनरियों और ईंधन डिपो को निशाना बनाना शुरू किया है। 2024 में यूक्रेनी बलों ने रूस क्राइमिया और कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी तेल रिफाइनरियों व ईंधन डिपो सहित बुनियादी ढांचे पर कम से कम 81 हमले किए हैं, और यह अभियान इस साल और भी तेज हो गया, जिसमें रूस की 38 प्रमुख रिफाइनरियों में से 21 पर सीधे हमले हुए। अगर इसे समझे तो कागजों पर रूस के पास हर साल लगभग 327 मिलियन टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है, यानी लगभग 65 मिलियन बैरल प्रतिदिन। लेकिन सिर्फ अगस्त और सितंबर 2025 में जिन 16 रिफाइनरियों पर हमला हुआ, वे सालाना लगभग 123 मिलियन टन की क्षमता रखती थीं, जो रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 38% है। हाँ, करीब 40% क्षमता चली गई, और इन सुविधाओं को दोबारा चालू होने में महीनों लगेंगे। उदाहरण के लिए 5 सितंबर को यूक्रेनी ड्रोन ने रोसनेव की विशाल रियाजान
रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो रूस की शीर्ष 5 रिफाइनरियों में से एक है और मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह रिफाइनरी हर साल करीब 18 मिलियन टन ईंधन बनाती है, जिससे राजधानी क्षेत्र और मध्य रूस को पेट्रोल डीजल मिलता है। जल्द ही यूक्रेन ने समारा क्षेत्र की नोवोकुबिसेव्स्क रिफाइनरी पर हमला किया। यह रिफाइनरी साइबेरिया से आए तेल को प्रोसेस कर परिष्कृत ईंधन बनाती है, जो दक्षिणी रूस में वितरित होते हैं। नोवोकुबिसेव्स्क के खोने से दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में भी ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई। कुछ दिनों बाद कैस्पियन सागर के पास ओस्त्राखान की रिफाइनरी और निर्यात मार्गों पर हमला हुआ, जिससे एक और प्रमुख उत्पादन केंद्र बंद हो गया, जो दक्षिणी रूसी शहरों व बंदरगाहों को ईंधन सप्लाई करता था। 14 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग के पास करिशी रिफाइनरी पर एक ड्रोन रोका गया। संयंत्र की सुरक्षा की जगह मलबा सीधे वहां गिरा और भीषण आग लग गई। करिशी रूस की दूसरी बड़ी रिफाइनरी है। यह हर साल 2 करोड़ टन तेल प्रोसेस करती है, जो रूस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को ईंधन देती है और परिष्कृत उत्पादों का निर्यात भी करती है। इस स्क्रिप्ट के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने फिर उसी सुविधा पर हमला किया। सितंबर के हमले से रिफाइनरी उत्पादन आधा हुआ था। नया हमला शायद इसे पूरी तरह बंद कर दे। हर सफल हमले से रूस का ईंधन उत्पादन और घटता गया। पेट्रोल और डीजल का उत्पादन बुरी तरह गिर गया, जिससे पुतिन ऐसी मुश्किल में फंस गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि वे पुराने जमाने की रिफाइनरियों से हर आखिरी बूंद निचोड़ लें और उन्हें उनकी सुरक्षित सीमाओं से कहीं ज्यादा चलने के लिए मजबूर करें। रखरखाव बार बार टलने से मशीनें जरूर खराब होंगी और हादसे कभी भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में रूस में आपातकालीन ईंधन ले जा रहे टैंकर भी यूक्रेनी ड्रोन का निशाना बने। यूक्रेन का ड्रोन अभियान न केवल उन्नत है, बल्कि यह बेहद परिष्कृत, व्यवस्थित और विनाशकारी रूप से रणनीतिक भी है। जनरल स्टाफ कीव ने अगस्त में बताया कि जनवरी से 42% लंबी दूरी के ड्रोन हमले रूस की तेल रिफाइनरियों पर हुए हैं। हाई प्रोफाइल हमलों के अलावा यूक्रेनी ड्रोन ने सारातोव, समादा, वोल्गोरद और अस्त्राखान के संयंत्रों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। सिर्फ अगस्त में ही पेट्रोल और डीजल उत्पादन क्षमता में 6% की गिरावट आई और सितंबर में यह और 18% गिर गई। सितंबर के अंत तक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की लगभग 1/4 रिफाइनिंग क्षमता नष्ट कर दी थी। यह लगभग 2,36,000 टन ईंधन प्रतिदिन की हानि है। असल में रूस की 5 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से 4 फिलहाल बंद हैं, लेकिन रूस का बुरा सपना सिर्फ नुकसान तक ही सीमित नहीं है। इन संयंत्रों की मरम्मत सिर्फ छेद भरने या पुर्जे बदलने जितनी आसान नहीं है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी रिफाइनरियों के लिए जरूरी उत्प्रेरकों, नियंत्रण सॉफ्टवेयर और सुरक्षा उपकरणों की पहुंच बंद कर दी है। दशकों तक उद्योग के अग्रणी जैसे यूओपी और एबीबी ने वह उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई जिसकी रूस को अपनी प्रमुख रिफाइनरियों को चालू रखने के लिए जरूरत थी, लेकिन आक्रमण के बाद से उन्होंने शिपमेंट पूरी तरह से रोक दी है। इन विशेष पुर्जों को अन्य देशों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश भी वास्तव में सफल नहीं रही है। यह ऐसे है जैसे जर्मन लग्जरी कार को सोवियत युग की सीढ़ी के पार्ट्स से ठीक करना। पहले जो मरम्मत कुछ हफ्तों में होती थी, अब महीनों या साल भर लग सकती है। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतनी ही संभावना है कि ये रिफाइनरियां अपनी मूल क्षमता पर वापस नहीं आ सकेंगी। इस समय ड्रोन हमलों और कड़े प्रतिबंधों के संयोजन के कारण रूस के पेट्रोल उत्पादन में 70% तक की बंदी हो गई है। दूसरी फैक्ट्रियों को कमी पूरी करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें सुरक्षित सीमा से आगे बढ़ना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। यारोस्लाव ओयल रिफाइनरी और सोकोलदानाया पंपिंग स्टेशन में हाल की आग से स्पष्ट है कि रूस का ईंधन नेटवर्क अब बहुत नाजुक और असुरक्षित है। इन समस्याओं के अलावा एक गंभीर समस्या यह है कि खुदरा मालिक अपने फ्यूल स्टेशन पूरी तरह बंद कर रहे हैं। आज कम से कम 10 प्रमुख क्षेत्रों जैसे रियाजन, निजनी नोगोरोड, सेराटोव, रोस्तोव, लेनिनग्राद ओब्लास्ट और दूर दराज के इलाके जैसे प्रोमोस्की और जब्बोकाल्स्की में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर फ्यूल की डिलीवरी पूरी तरह से बंद हो गई है। चालू स्टेशनों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कैनिस्टर्स में रीफिलिंग और छोटी मात्रा में फ्यूल खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी है।
रूसी ड्राइवर मीलों लंबी लाइनों में सिर्फ इतना पेट्रोल पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वे अगले फ्यूल स्टेशन तक पहुंच सकें, इस उम्मीद में कि वहां भी पेट्रोल खत्म न हो। रूस के सुदूर पूर्व में हालात और भी खराब हैं, जहां क्षेत्रीय सरकारों को सीमित फ्यूल सप्लाई बांटने के लिए कूपन आधारित राशनिंग सिस्टम लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन क्रीमिया शायद सबसे ज्यादा परेशान है। प्रायद्वीप के आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप हफ्तों से बंद पड़े हैं और इसकी वजह है सीधी सी आर्थिक समस्या। उन्हें थोक में फ्यूल की कीमत अक्सर उस खुदरा कीमत से ज्यादा मिलती है जो वे कानूनी रूप से वसूल सकते हैं। कोई समझदार इंसान ऐसा बिजनेस क्यों करेगा? पंप बंद करना तो सस्ता और आसान है। और जो लोग इतने बहादुर या शायद मजबूर हैं कि खुले रहने का फैसला करते हैं, उनके लिए पेट्रोल पंप चलाना अब एक लॉजिस्टिकल बुरे सपने जैसा हो गया है। टैंकर डिलीवरी 2-3 महीने देर से होती है और स्टेशन मालिकों को ईंधन का पूरा पैसा पहले देना पड़ता है, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाती है। सबसे खराब यह है कि अगर यूक्रेनी ड्रोन टैंकर पर हमला करे तो स्टेशन मालिक को पूरा नुकसान उठाना पड़ता है। इतना बड़ा जोखिम और इतनी कम कमाई के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मई से अब तक रूस भर में कम से कम 300 स्वतंत्र फ्यूल रिटेलर अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत यह है कि रूसी सैनिक फ्यूल स्टेशनों पर इंतजार कर रहे हैं, न कि मोर्चे पर लड़ रहे हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क में सैनिकों को सैन्य वाहनों में ईंधन के लिए 2-3 घंटे लाइन में रहना पड़ता है। फिर भी उन्हें इतना कम ईंधन मिलता है कि अक्सर अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। मिलिटिपोल, जो रूसी सेना का अहम लॉजिस्टिक्स हब है, को सितंबर की शुरुआत से कोई नया ईंधन नहीं मिला। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि मिलिटिपोल कितना महत्वपूर्ण है। यह शहर 2 महत्वपूर्ण राजमार्गों E58 और E105 हाईवे के चौराहे पर ठीक स्थित है। E58 क्रीमिया को रूस के दक्षिणी मोर्चे से जोड़ती है और जपोरिजिया डोनेट्स्क के सैनिकों के लिए जरूरी आपूर्ति मार्ग है। हाईवे E105 क्रीमिया से मुख्य भूमि तक रूस का मुख्य उत्तर दक्षिण मार्ग है, जो सैनिकों, भारी उपकरण, गोला बारूद और आपूर्ति के परिवहन के लिए जरूरी है। यहाँ ईंधन की कमी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि दक्षिणी मोर्चे पर रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करती है। 2024 में रूस के पेट्रोल निर्यात पर रोक के बावजूद हर महीने ईंधन की कमी बढ़ती रही। निर्यात प्रतिबंध अब बेकार है। रूसी रिफाइनरियां इतनी क्षतिग्रस्त और ओवरलोड हैं कि घरेलू जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही। विदेशों में ईंधन भेजना अब मुमकिन नहीं। रूस के पास अब विकल्प नहीं बचा। उसे चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और बेलारूस से पेट्रोल आयात करना पड़ेगा। रूस की हालत इतनी खराब है कि उसने चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से ईंधन पर 5% आयात शुल्क हटा दिया है ताकि डिलीवरी तेज हो सके। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत आम रूसी नागरिकों द्वारा पेट्रोल पंप पर दी जाने वाली कीमत से करीब 50% ज्यादा है। रूसी सरकार को खुद आगे आकर इस भारी कीमत के अंतर को अपने उत्पाद से भरना पड़ता है, और यहाँ हम किसी छोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। ईंधन की कीमतों में यह अंतर अरबों डॉलर का है, जो रूस को केवल आम नागरिकों के लिए ईंधन सस्ता बनाए रखने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। 2025 के पहले 5 महीनों में रूसियों ने करीब 1.6 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोल इस्तेमाल किया। इस दर से पूरे साल में रूस की पेट्रोल की खपत आसानी से लगभग 38 से 40 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। अगर रूस इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 15% भी आयात करने की कोशिश करता है, तो पूरे साल के लिए यह लगभग 6 मिलियन मीट्रिक टन होगा। इस मात्रा को लीटर में बदलें तो यह लगभग 78 अरब लीटर पेट्रोल के बराबर होता है। वैश्विक बाजार में थोक पेट्रोल की कीमतें फिलहाल 80 से 90 सेंट प्रति लीटर के बीच हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल आयात करने पर रूस को हर साल आसानी से 6.2 से 7 अरब डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। रूस ने आम लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता रखने को लागत का करीब आधा सब्सिडी देने का वादा किया है। क्रेमलिन को हर साल ईंधन बनाए रखने में 3 से 3.5 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। हालात को और भी मुश्किल बनाने के लिए अब केवल 3 स्वीकृत कंपनियां, रॉसनेफ्ट, इंडिपेंडेंट ऑयल एंड गैस कंपनी और सरकारी स्वामित्व वाली ट्रेड एंटरप्राइज वीओ प्रोमसारियम पोर्ट को ही देशों से ईंधन आयात करने की अनुमति है। मॉस्को को इस संकट से बचाने के लिए तैयार। बेशक बेलारूस मदद करने के लिए सबसे आगे था। जुलाई से बेलारूस से रूस के गैस आयात में पिछले साल की तुलना में 36% की बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तक आयात और भी ज्यादा बढ़ गया। महीने दर महीने 168% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई। बेलारूस की पूरी कोशिश के बावजूद मांग अब भी आपूर्ति से ज्यादा है। और भी बुरा,
बेलारूस खुद ईंधन की कमी झेल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने ही नागरिकों को कष्ट झेलने देना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि व्लादिमीर पुतिन को नाराज करने का जोखिम उठाएं और मदद करने से इनकार करें। समस्या यह है कि बेलारूस कोई पेट्रोल का दिग्गज देश नहीं है। इसकी रिफाइनरियां हर साल केवल 3-4 मिलियन टन ही उत्पादन करती हैं, जिसमें से लगभग आधा घरेलू स्तर पर ही इस्तेमाल हो जाता है। लुकाशेंको हर महीने रूस को करीब 1,50,000 टन दे सकते हैं, पर यह उसकी जरूरत का छोटा हिस्सा है, और फिर भी बेलारूस अपने ही लोगों को कमी झेलने देगा। यह सब इसलिए है क्योंकि बेलारूस को पूर्वी बेलारूस में नए परमाणु बिजली घर के लिए रूस का समर्थन चाहिए। पुतिन ने इस परियोजना का समर्थन किया, जिससे दोनों देश एक मजबूत समझौते में बंध गए हैं, लेकिन इसमें शामिल हताशा देखें। सिर्फ कुछ हजार टन पेट्रोल के लिए रूस को एक परमाणु संयंत्र की पूरी 11 अरब डॉलर की लागत चुकानी पड़ सकती है, जिसे बेलारूस अपने दम पर वहन नहीं कर सकता। इन वादों के बावजूद रूस के भुगतान की कोई गारंटी नहीं है। सालों तक लगातार युद्ध पर खर्च करने से रूस की अर्थव्यवस्था ओवरहीट हो गई है और सार्वजनिक वित्त पूरी तरह से सूख गए हैं। 2025 तक सैन्य खर्च अब रूस के पूरे सरकारी बजट का अविश्वसनीय 41% निकल रहे हैं, जो शीत युद्ध के चरम के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं, महंगाई करीब 10% पर है। रूस का केंद्रीय बैंक मंदी रोकने को ब्याज दर घटाए या महंगाई पर काबू को बढ़ाए, इसी दुविधा में है। रूस अब दुष्चक्र में है। युद्ध रिफाइनरियों को नष्ट करता है, ईंधन की कमी महंगाई बढ़ाती है और महंगाई रोकने की नीतियां आर्थिक विकास धीमा करती हैं। धीमी विकास दर बजट को कमजोर कर देती है, जिन्हें बुनियादी ढांचे की मरम्मत और स्थिरता की जरूरत है। इन आंकड़ों और राजनीतिक बहसों से हटकर पेट्रोल संकट आम रूसी लोगों को व्यक्तिगत रूप से कड़ी चोट पहुंचा रहा है। सोचिए, हर हफ्ते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में घंटों फंसे रहना, और यह अनिश्चितता कि घर या काम के लिए ईंधन मिलेगा या नहीं। टैक्सी ड्राइवर देख रहे हैं कि उनकी कमाई घट रही है, क्योंकि काले बाजार में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग खरीद नहीं पा रहे। ग्रामीण परिवार ईंधन की राशनिंग से सर्दियों में घर गर्म न रख पाने को लेकर डरे हैं। किसान चिंतित हैं कि ईंधन की कमी से ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं चलेंगे और खाद्य उत्पादन संकट में आ जाएगा, जबकि देश पहले ही महंगाई व आर्थिक अनिश्चितता झेल रहा है। इनमें से हर एक समस्या पहले से ही दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल रही है, जिससे रूस एक निर्णायक मोड़ के और करीब पहुंचता जा रहा है। यूक्रेन शायद अब वह पाने में सफल हो रहा है जिसके लिए वह 3 साल से संघर्ष कर रहा था। रूसी जनता को उनके नेतृत्व के खिलाफ करना, नागरिक अपार्टमेंट या अन्य लक्ष्यों पर विवादास्पद हमलों के बजाय रूस के ईंधन बुनियादी ढांचे पर हमला करने की यूक्रेन की रणनीतिक जुआ अब रंग लाने लगी है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। हाल ही में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर यह जानने के लिए विरोध किया कि तेल समृद्ध राष्ट्र अपने नागरिकों को ईंधन क्यों नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पर काले बाजार के डीलरों द्वारा ईंधन कूपन को बेहिसाब दामों पर बेचने की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिससे गुस्सा और बढ़ रहा है। लोगों का गुस्सा सिर्फ मुनाफाखोरों ही नहीं, बल्कि इस संकट को सुलझाने में असमर्थ सरकार पर भी है। रूस जानता है कि वह क्या कर रहा है। रूस ने 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद से कभी भी ज्यादा पेट्रोल आयात नहीं किया। यह एक ऐसा संकट है जिसे ज्यादातर रूसियों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, कुछ ऐसा जिसे दशकों पहले पीछे छोड़ दिया जाना था। इसलिए आयात करने से एक पूरी तरह से नई समस्याओं और प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने भी इस ईंधन संकट पर बड़ा असर डाला है। यूक्रेन जो भी काम कर रहा बुनियादी ढांचा है, उसे नष्ट कर रहा है, वहीं प्रतिबंध रूस को उसे जोड़ने से रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला को लें। सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद देश को गंभीर पेट्रोल की कमी हुई, क्योंकि कुप्रबंधन और प्रतिबंधों ने रिफाइनरी मरम्मत को मुश्किल बना दिया। ईरान जैसे तेल संपन्न देश को भी कई बार भारी कच्चा तेल निर्यात करने के बावजूद पेट्रोल आयात करना पड़ा। प्रतिबंध सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि पूरे ऊर्जा तंत्र को पंगु बना सकते हैं। जहां श्रेय बनता है देना चाहिए। पुतिन सरकार ने डर के चलते खुदरा कीमतें सीमित कर दी, जबकि इससे भारी नुकसान हो सकता था। उन्होंने रूस के पड़ोसी कजाकिस्तान से सीखा, जहां जनवरी 2022 में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। सरकारी इमारतों में आग लगी, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और व्यवस्था बहाल करने के लिए रूसी सैनिकों को हस्तक्षेप करना पड़ा।
पुतिन जानते हैं कि ईंधन की कमी क्या कर सकती है और वे रूस में ऐसा दोहराने से बचना चाहते हैं। फिर भी जब तक यह युद्ध चलता रहेगा और यूक्रेन रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक हमला करने की अपनी क्षमता बनाए रखेगा, तब तक नुकसान का यह चक्र शायद रूस की मरम्मत करने की क्षमता से तेज ही रहेगा। कुछ विश्लेषकों का अब मानना है कि यूक्रेन ड्रोन इतनी तेजी से बना रहा है जितनी तेजी से रूस अपनी क्षतिग्रस्त रिफाइनरियों की मरम्मत नहीं कर सकता। आगे देखते हुए भले ही रूस आखिरकार अपनी ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्निर्माण या विविधीकरण करने में सफल हो जाए, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ है वह पहले ही हो चुका है। रूसी नागरिकों के लिए पेट्रोल पंपों की रोजाना जद्दोजहद याद दिलाती है कि युद्ध ने देश की बड़ी ताकतों को कमजोरियों में बदल दिया है